हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में फार्माकोकाइनेटिक्स का पार्ट सेकंड एक्सप्लेन किया था। पार्ट वन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, जिसमें मैंने फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है एंड एब्जॉर्प्शन को एक्सप्लेन किया था। पार्ट सेकंड में मैंने फार्माकोकाइनेटिक्स का सेकंड स्टेप दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन किया था, एंड दिस इज द पार्ट थर्ड ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स इन विच वी विल डिस्कस अबाउट ड्रग मेटाबॉलिज्म। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ड्रग मेटाबॉलिज्म थर्ड स्टेप है फार्माकोकाइनेटिक्स का। मैंने फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, अगर वो वीडियोस आपने चेकआउट की हैं तो ड्रग मेटाबॉलिज्म समझना आपको इजी हो जाएगा। पहले आप वो वीडियोस चेकआउट कर लें, दैट इज ड्रग एब्जॉर्प्शन जो कि फर्स्ट पार्ट है, एंड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आता है ड्रग मेटाबॉलिज्म। ड्रग मेटाबॉलिज्म को और क्या कहते हैं? बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ड्रग मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है? बायो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स केमिकल ऑल्टरेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी। मीन्स जो भी हमने ड्रग लिया है अपनी बॉडी में, हमने एडमिनिस्टर करवाया है, वो फर्स्ट एब्जॉर्ब हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, नाउ उसका मेटाबॉलिज्म होना है। मेटाबॉलिज्म या फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? केमिकल ऑल्टरेशन ऑफ ड्रग। केमिकल ऑल्टरेशन मीन्स जो ड्रग है वो केमिकली चेंज हो जाएगा, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में ड्रग चेंज हो जाएगा हमारी बॉडी में। कैसे? विच मीन्स, इसका मतलब क्या है? कन्वर्जन ऑफ लिपिड सोल्यूबल और नॉन पोलर कंपाउंड टू वाटर सोल्यूबल और पोलर कंपाउंड। नाउ हमने देखा है कि जो भी हम लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स लेते हैं या फिर नॉन पोलर कंपाउंड्स लेते हैं, नॉन पोलर या फिर नॉन आयोनाइज या फिर लिपिड सोल्यूबल, ये ड्रग्स हमारी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी ड्रग को एब्जॉर्ब होना है तो उसको हमारी मेम्ब्रेन से होकर गुजरना होता है, और ये मेम्ब्रेन्स क्या है? लिपिड बाइलेयर हैं, इसलिए लिपिड सोल्यूबल ड्रग इजीली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। नाउ मेटाबॉलिज्म का जो मेन गोल होता है, मेन एम होता है, वो क्या होता है? हमारी बॉडी से कोई भी जो हमने ड्रग लिया है, क्योंकि ड्रग क्या है? जीनोबायोटिक्स है। जीनोबायोटिक्स मतलब एक फॉरेन सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा, वो फॉरेन सब्सटेंस है, उसे हमारी बॉडी से आउट होना है इवेंचुअली। बॉडी से आउट होने के लिए मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है? मेटाबॉलिज्म ड्रग को, मेडिसिन को इस फॉर्म में चेंज कर देता है, जिस फॉर्म में हमने लिया वो क्या हुई? वो फॉर्म हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गई। मीन्स अगर हमने लिपिड सोल्यूबल फॉर्म में कोई ड्रग ली है तो वो ड्रग हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन ड्रग का एब्जॉर्ब होना ही मेन एम नहीं है। अगर हम कोई भी ड्रग लेते हैं तो वो ड्रग हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होनी बहुत जरूरी है, हमारी बॉडी से उस ड्रग का बाहर निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो हमारी बॉडी में ही रह जाती है तो वो टॉक्सिसिटी कॉज करती है, वो हमारी बॉडी में कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है और टॉक्सिसिटी कॉज करती है। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म या फिर ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मेन गोल या फिर मेन एम क्या है? ड्रग को हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना। तो वो ड्रग को हमारी बॉडी से कैसे एक्सक्रीट आउट करेगा? उस फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करेगा जिस फॉर्म में वो इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। तो अगर हमने लिपिड सोल्यूबल ड्रग ली है, लिपिड सोल्यूबल ड्रग हमारी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन लिपिड सोल्यूबल ड्रग लिपिड सोल्यूबल फॉर्म में ही हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकती, बिकॉज जब वो एक्सक्रीट आउट होगी उसको यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होना पड़ेगा, फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट आउट होना पड़ेगा। जो मेन हमारा साइट है एक्सक्रीशन की वो क्या है? थ्रू किडनीज। अगर किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट होना है किसी ड्रग को तो यूरिन में एक्सक्रीट होगा, और यूरिन में वाटर ही एक्सक्रीट हो सकता है, लिपिड एक्सक्रीट नहीं हो सकता। लिपिड सोल्यूबल ड्रग को बायो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मेटाबॉलिज्म के थ्रू किस में चेंज कर दिया जाएगा? वाटर सोल्यूबल या फिर पोलर कंपाउंड में। मेन गोल क्या है बायो ट्रांसफॉर्मेशन का? ड्रग की जो फॉर्म है उसको चेंज करना, ताकि वो इजीली हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए। मेन गोल यही है एक्सक्रीशन का। अगर लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स हमने ली है, क्योंकि लिपिड सोल्यूबल ड्रग इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है। अगर हम वाटर सोल्यूबल की बात करें तो वाटर सोल्यूबल ड्रग बहुत कम बायो ट्रांसफॉर्म होती है, वो एज सच हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है, बहुत कम मेटाबोलाइज होती हैं। लेकिन लिपिड सोल्यूबल ड्रग वो हाईली मेटाबोलाइज होती हैं, ताकि वो वाटर सोल्यूबल फॉर्म में चेंज हो जाए एंड यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सके। लिपिड सोल्यूबल का वाटर सोल्यूबल में चेंज होने का क्या एम
एम है, क्या मकसद है? जस्ट सो दैट दे आर इजिली एक्सक्रीटेड, ताकि वो इजिली हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए। सो बायोट्रांसफॉर्मेशन या फिर मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है? ड्रग जिस फॉर्म में हमने लिया है, मेडिसिन जिस फॉर्म में हमें ली है, वो तो ओके है, वो एक्शन परफॉर्म करेगी वो फॉर्म, लेकिन अगर हमें ड्रग को एक्सक्रीट आउट करवाना है बॉडी से, तो हम उसी फॉर्म में एक्सक्रीट आउट नहीं करवा सकते। हमें लिपिड सोल्यूबल ड्रग को वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट करना होगा एक्सक्रीट आउट करवाने के लिए। एंड ये फंक्शन क्या कहलाता है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म या फिर बायोट्रांसफॉर्मेशन। सो मेटाबॉलिज्म को डिटॉक्सिफिकेशन भी कहते हैं। जो प्राइमरी साइट है हमारी, अब साइट क्या है मेटाबॉलिज्म की, कहाँ कहाँ हमारी बॉडी में ड्रग मेटाबोलाइज होता है? तो जो प्राइमरी साइट है, मीन सबसे मेजर साइट है, सबसे इंपॉर्टेंट साइट है, जहां पर मैक्सिमम अमाउंट में मेटाबॉलिज्म होता है, वो है लीवर। सो लीवर सबसे ज्यादा मेटाबोलाइज करता है ड्रग्स को। नाउ इसको डिटॉक्सिफिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि अगर ड्रग मेटाबोलाइज नहीं होता तो उसकी टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी में इंक्रीज होती रहेगी। लीवर क्या करता है? उसकी टॉक्सिसिटी को कम करता है ड्रग्स की, और उनको डिटॉक्सिफाई करता है, ताकि वो हमारी बॉडी से इजिली एक्सक्रीट आउट हो सके। सो मेटाबॉलिज्म या फिर बायोट्रांसफॉर्मेशन मेनली कहाँ पर होता है? लीवर में। जो अदर साइट्स हैं, दैट इज सेकेंडरी साइट्स हैं, वो कौन सी हैं? किडनीज, लंग्स, टेस्टिस, स्किन के एपिथेलियल टिश्यू, इंटेस्टाइन, प्लाज्मा और ब्रेन में नर्वस टिश्यू। सो ये है सेकेंडरी साइट, प्राइमरी साइट है लीवर। अब ड्रग जो मेटाबोलाइज होता है हमारी बॉडी में, वो मेनली लीवर में होता है। लेकिन ड्रग मेटाबॉलिज्म कैसे होता है? ड्रग मेटाबोलाइज कैसे होता है? वो होता है, ड्रग मेटाबोलाइज होता है एंजाइम्स की हेल्प से। सो ये जो साइट्स हैं, लीवर और अदर सेकेंडरी साइट्स, यहाँ पर मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स प्रेजेंट है। नाउ ये एंजाइम्स क्या करती हैं? ये ड्रग को मेटाबोलाइज करते हैं, एंड ड्रग को किस में ब्रेक करते हैं? मेटाबोलाइट में। सो ये मेटाबोलाइट ड्रग जो जिस फॉर्म में आया है, वो किस फॉर्म में चेंज हो जाता है? मेटाबोलाइट की फॉर्म में चेंज हो जाता है। सो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स इनको चेंज करते हैं, जिसको कहते हैं बायोट्रांसफॉर्मेशन या फिर मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म का मेन एम हमने पढ़ लिया है। क्यों वन ड्रग दूसरी फॉर्म में चेंज होती है? बिकॉज वो इजिली एक्सक्रीट आउट हो सके हमारी बॉडी में। और प्राइमरी साइट हमने पढ़ लिया है लीवर है, अदर सेकेंडरी साइट्स, these are the other secondary sites. Next is biotransformation results in. Now biotransformation से क्या क्या हो सकता है? ड्रग के साथ क्या क्या चीजें हो सकती हैं बायोट्रांसफॉर्मेशन या फिर मेटाबॉलिज्म के बाद? Now there are 3 cases. So first case है, या तो एक्टिव ड्रग इनएक्टिव और लेस एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाएगी। अगर एक एक्टिव ड्रग मेटाबोलाइज होती है, सपोज हमने कोई भी एक्टिव ड्रग ली है, ऑरली ली है, तो वो लीवर में गई है और वो क्या हो गई है? इनएक्टिव या फिर लेस एक्टिव हो गई है। सो फर्स्ट केस ये है, मोस्टली ड्रग्स क्या होती है? मेटाबॉलिज्म होने के बाद या तो वो इनएक्टिव हो जाती है या फिर वो लेस एक्टिव हो जाती है, मोस्टली ड्रग्स। सो फर्स्ट केस ये है, एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव या फिर लेस एक्टिव फॉर्म में चेंज होना। इसका एग्जांपल है पैरासीटामोल, पैरासीटामोल नसाड है, और प्रोप्रेनोलोल, प्रोप्रेनोलोल हमारी बीटा ब्लॉकर है। सो ये ड्रग्स क्या है? एक्टिव फॉर्म में हम लेते हैं इनको, और मेटाबोलाइज होने के बाद ये इनएक्टिव या फिर लेस एक्टिव हो जाती हैं। सेकेंड केस है, एक्टिव ड्रग से मोर एक्टिव मेटाबोलाइट में चेंज होना। सेकेंड केस में क्या होता है? कुछ ड्रग ऐसी होती हैं कि जो हम एक्टिव फॉर्म में लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो ड्रग मेटाबोलाइज हो जाती है, वो और ज्यादा एक्टिव हो जाती है, मोर एक्टिव मेटाबोलाइट में वो चेंज हो जाती है। इसका एग्जाम्पल है कोडीन। सो कोडीन एक एक्टिव फॉर्म है, जैसे वो मेटाबोलाइज हो जाती है, वो किस में चेंज हो जाती है? मॉर्फिन में, जो कि और ज्यादा एक्टिव फॉर्म है। सेकेंड है डिजिटॉक्सिन। डिजिटॉक्सिन हम एक्टिव फॉर्म में लेते हैं और ये किस में चेंज हो जाती है? डाइजॉक्सिन में, जो कि मोर एक्टिव मेटाबोलाइट है। सो डिजिटॉक्सिन या फिर डाइजॉक्सिन ये क्या है? हमारे कार्डियक स्टिमुलेंट है। थर्ड केस क्या है? थर्ड केस में क्या हो सकता है? कोई भी ड्रग अगर हम इनएक्टिव फॉर्म में ले रहे हैं, कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो हम लेते हैं तो वो एज सच एक्टिव नहीं होती हमारी बॉडी में, वो इनएक्टिव होती हैं। अगर वो मेटाबोलाइज नहीं होती तो वो इनएक्टिव ही रहती हैं, एक्टिव नहीं होती। तो ऐसी ड्रग जो कि हमने इनएक्टिव फॉर्म में ली है, आफ्टर मेटाबॉलिज्म वो क्या होती है? एक्टिव मेटाबोलाइट में चेंज हो जाती है।
कुछ ड्रग्स क्या होती है कि जो एज सच अगर हम ले और वो ड्रग मेटाबोलाइज ना हो तो वो इनएक्टिव फॉर्म में ही रहती है। मेटाबोलाइज होने के बाद वो ड्रग एक्टिव फॉर्म में चेंज होती है। ऐसे ड्रग्स को क्या कहते हैं? प्रोड्रग। प्रोड्रग मतलब कि मेटाबॉलिज्म होने से पहले वो ड्रग क्या है? इनएक्टिव है। आफ्टर मेटाबॉलिज्म वो एक्टिवली मेटाबोलाइज हो जाती है, एक्टिव ड्रग बन जाती है। इसका एग्जांपल क्या है? लीवोडोपा, जो कि डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर मेटाबॉलिज्म। लीवोडोपा क्या है? लीवोडोपा एक इनएक्टिव ड्रग है। एज सच अगर इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता तो लीवोडोपा कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करेगी। लेकिन लीवोडोपा का जैसे ही मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे ही ड्रग मेटाबोलाइज होती है, तो ये डोपामिन विच इज एक्टिव फॉर्म ऑफ लीवोडोपा, सो ये डोपामिन एक्टिव फॉर्म है, उसमें लीवोडोपा चेंज हो जाती है। नाउ डोपामिन क्या है? हमें ये जो मेडिसिन है हम देते हैं पार्किंसंस डिसीज के लिए देते हैं। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। इस डोपामिन की डेफिशिएंसी के कारण पार्किंसंस डिसीज होती है। तो लीवोडोपा हम पार्किंसंस डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए देते हैं। लीवोडोपा एज सच इनएक्टिव होती है, जैसे ही मेटाबोलाइज होती है डोपामिन में कन्वर्ट हो जाती है। हम डोपामिन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि पार्किंसंस डिसीज में डोपामिन की डेफिशिएंसी हो गई है, तो हम बाहर से डोपामिन दे रहे हैं। और हम डायरेक्टली डोपामिन नहीं दे सकते क्योंकि डोपामिन क्या है? हाईली मेटाबोलाइज हो जाती है ये। अगर ये डोपामिन हम दे देते हैं, लीवोडोपा नहीं देते, इनएक्टिव फॉर्म नहीं देते, स्टार्टिंग में ही हम एक्टिव फॉर्म दे देते हैं डोपामिन, तो ये हाईली मेटाबोलाइज होके इनएक्टिव फॉर्म हो जाती है इसकी। ये हाईली मेटाबोलाइज हो जाती है और ये इसकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा कम रह जाती है। इसलिए हम लीवोडोपा देते हैं जो कि पहले इनएक्टिव फॉर्म रहती है और मेटाबोलाइज होके ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज डोपामिन। नाउ ये प्रोसेस जिसमें इनएक्टिव फॉर्म एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इनएक्टिव ड्रग मेटाबोलाइज होके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये बेनिफिशियल होता है। इसमें बहुत सारे ड्रग्स एक्टिव होने के बाद स्टेबल रहती हैं, हाईली टॉक्सिक नहीं रहती, लेस टॉक्सिसिटी कोज करती है, उनके लेस साइड इफेक्ट रहती है और ऐसे ड्रग्स प्रो ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। सो नेक्स्ट इज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या फिर प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म। सो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है? इसको फर्स्ट पास इफेक्ट भी बोलते हैं। नाउ फर्स्ट पास इफेक्ट या फिर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या फिर प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है? जब भी हम कोई ड्रग ऑरली एडमिनिस्टर करते हैं, ऑरली मीन्स जब भी हम कोई ड्रग या फिर मेडिसिन माउथ से लेते हैं, सो फर्स्ट जो भी ड्रग या फिर मेडिसिन हम माउथ से एडमिनिस्टर करते हैं वो पहले ईसोफेगस, देन स्टमक में जाता है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन इंटेस्टाइन में जाता है। सो metabolism of a drug during its passage from the site of absorption into systemic circulation। इस लाइन का क्या मतलब है कि जब भी हम ऑरली कोई भी ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो एब्जॉर्प्शन होने के बाद ड्रग जब ब्लड में एंटर हो जाता है, अगर हम ऑरली ड्रग दे रहे हैं तो हमारे स्टमक की लाइनिंग या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। सो जब ड्रग एब्जॉर्ब हो जाता है, एंट्री से लेके जैसे ही हमने ड्रग को एडमिनिस्टर किया, चाहे वो हम ओरल रूट से करते हैं या फिर किसी और रूट से एंटर करते हैं, सो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था? एब्जॉर्प्शन, कि ड्रग ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, मीन्स वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है। सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद जो सिस्टमिक ब्लड है उसमें जाने के बाद ड्रग हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है एंड देन मेटाबोलाइज होता है। सो दिस इज व्हाट आई सेड। लेकिन ओरल, जब हम कोई मेडिसिन ओरली लेते हैं तो उसमें क्या होता है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, मींस सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले जैसे ही हमने ड्रग एंटर करवाया, जैसे ही हमने ऑरली ड्रग लिया तो ड्रग ईसोफेगस से स्टमक में आ गया, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। तो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन से देन जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग है, यहाँ से ड्रग जो है वो कहाँ जाता है? स्मॉल कैपिलरीज जो है उनके थ्रू ब्लड में एंटर होता है ड्रग। नाउ ब्लड में एंटर होने के बाद ये ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं पहुंच पाता, मींस सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले जो मेडिसिन है वो कैपिलरीज के थ्रू, क्योंकि ये कैपिलरीज हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर स्टमक से कहाँ पर जा रही है? पोर्टल वेन में। सो ये क्या है? पोर्टल वेन, दैट इज हिपैटिक पोर्टल वेन। और ये हिपैटिक पोर्टल वेन कहाँ जाती है? लीवर में।
सो जब भी हम कोई ड्रग ऑरली लेते हैं तो उस मेडिसिन को पहले सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले, मीन्स जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है पूरे ब्लड में हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले उसे कहाँ जाना पड़ता है, लीवर में, क्योंकि जो हिपैटिक पोर्टल वेन है वो स्टमक और इंटेस्टाइन से कहाँ पर जा रही है, लीवर में जा रही है। सो लीवर में ड्रग क्या हो जाता है, मेटाबोलाइज हो जाता है। सो क्योंकि प्राइमरी साइट लीवर क्या है, मेटाबॉलिज्म की लीवर है, तो जो भी ड्रग हम ऑरली लेते हैं, जो भी मेडिसिन लेते हैं वो हाईली मेटाबोलाइज हो जाती है लीवर में, क्योंकि लीवर प्राइमरी साइट है। यहाँ पर ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम है जो कि उस मेडिसिन को मेटाबोलाइज कर देते हैं। सो मोस्टली ड्रग्स क्या होती हैं, एक्टिव फॉर्म से लेस एक्टिव या फिर इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है लीवर में मेटाबोलाइज होने के बाद। सो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसी को कहते हैं, या फिर फर्स्ट पास इफेक्ट किसको कहते हैं, जब हम ओरली कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो पोर्टल वेन के थ्रू जब ड्रग ब्लड में एंटर हो जाती है तो ब्लड के थ्रू, पोर्टल वेन के थ्रू वो ब्लड कहाँ जाता है, लीवर में जाता है, और लीवर में जब वो ड्रग पहुंच जाती है तो वो मेटाबोलाइज हो जाती है। मेटाबोलाइज होने के बाद वो एक्टिव ड्रग लेस एक्टिव या फिर इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इट मीन्स अगर हमारे पास 100% ड्रग थी तो वो 100% से सिर्फ कुछ अमाउंट ड्रग का बचता है जो कि एक्शन परफॉर्म करने के लिए रह जाता है। जैसे कि 100% से ओनली 20 या फिर 10% ड्रग रह जाती है एक्शन परफॉर्म करने के लिए। सो जिसको कहते हैं बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी इज कितना फ्रैक्शन बचा है ड्रग का एक्शन परफॉर्म करने के लिए, या फिर टारगेट एरिया पर जाने के लिए। सो दैट इज बायोअवेलेबिलिटी। तो जब भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग का तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत कम रह जाती है। मींस जो फ्रैक्शन ऑफ डोज जो कि एक्शन परफॉर्म करने के लिए अवेलेबल थी वो कम रह जाती है। सो देन लीवर के बाद देन मेटाबोलाइज होकर वो ड्रग कहाँ जाती है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में या फिर जनरल सर्कुलेशन में जाती है, जिसको बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या फिर प्री सिस्टमिक। नेम से क्लियर है, सिस्टम से पहले, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म या फिर फर्स्ट पास इफेक्ट उसका होता है। सो सबसे ज्यादा फर्स्ट पास इफेक्ट किस में होता है, ओरल डोज में। सो ओरल डोज में क्या होता है, फर्स्ट पास इफेक्ट ज्यादा होता है, डोज हमारे पास बहुत कम रह जाती है, फ्रैक्शन ऑफ डोज मेटाबोलाइज होने के बाद बहुत कम रह जाती है, और इसलिए ओरल रूट से हमें हायर डोज देनी पड़ती है। कोई भी अगर रूट हम प्रेफर कर रहे हैं तो उसके कंपैरिजन में ओरल रूट की डोज हायर रहती है, ताकि हायर इसलिए रहती है ताकि अगर लीवर से मेटाबोलाइज भी होती है ड्रग, फर्स्ट पास इफेक्ट को क्रॉस भी करती है, तो कुछ फ्रैक्शन हमारे पास रह जाए, इतना फ्रैक्शन रह जाए डोज का कि जो एक्शन परफॉर्म करने के लायक हो या फिर एक्शन परफॉर्म कर सके। नाउ इसमें क्या है कि अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम है, सीवियर कंडीशन है जैसे कि सिरोसिस ऑफ लीवर, तो लीवर की जो मेटाबोलाइजिंग एंजाइम है वो मेटाबोलाइज नहीं कर पाएंगे ड्रग को, उस केस में ड्रग की जो बायोअवेलेबिलिटी है वो इंक्रीज रहती है। या फिर हम कोई ऐसी कॉम्पिटिंग ड्रग दे रहे हैं, साथ में ही कोई ड्रग ऐसी दे रहे हैं जो दोनों ड्रग आपस में कॉम्पिटिशन कर रही हैं, जैसे कि प्रोप्रेनोलोल और क्लोरप्रोमाजिन। अगर प्रोप्रेनोलोल और क्लोरप्रोमाजिन को साथ में देते हैं तो वो दोनों कंपीट करती हैं, और इस केसेस में अगर हम ऑरली वो ड्रग देते हैं तो दोनों ड्रग आपस में कंपीट करके उनकी बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। नाउ क्योंकि अब ओरल ड्रग की जो बायोअवेलेबिलिटी है, ओरली कोई भी अगर हम ड्रग लेते हैं तो उसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से होकर गुजरना पड़ता है, इसलिए ओरल डोज हमारी इंक्रीज होती है। और अगर हम ओरली ड्रग ले रहे हैं तो उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म सबसे हाई होता है। इसलिए यहाँ पर मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया है जिसमें इस साइड टाइम है और इधर साइड कॉन्सेंट्रेशन है हमारे ब्लड में। तो जैसे ही हम ओरल ड्रग देते हैं तो सबसे पहले उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, थोड़े टाइम बाद उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है, लेकिन जैसे ही वो लीवर में पहुंचती है तो वो मेटाबोलाइज होकर देन अगेन उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाती है। लेकिन स्टिल ओरल डोज में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इतनी ज्यादा नहीं जा पाती कि वो एक अच्छा एक्शन, एक इफेक्टिव एक्शन परफॉर्म कर सके। वेयरएज आईवी, अगर हम इंट्रावेनस रूट से कोई भी ड्रग देते हैं तो उसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से होकर नहीं गुजरना पड़ता, डायरेक्टली वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग चली जाती है, तो उसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से होकर नहीं गुजरना। इसलिए जैसे ही हम आईवी ड्रग देते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन फर्स्ट इनिशियल अमाउंट से ही बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है एक्शन परफॉर्म करने के लिए, एंड देन वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है। सो ये डिफरेंस है ओरल और आईवी रूट में।
सो सबसे ज्यादा अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को कोई ड्रग क्रॉस करती है तो वो है हमारा ओरल रूट। ओरल रूट से अगर कोई भी हम ड्रग देते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम हो, एक्शन परफॉर्म करने के लिए वो ड्रग कम हो, इसलिए सबलिंगुअल रूट हम ओरल रूट से ज्यादा प्रेफर करते हैं देना। नाउ मूव ऑन टू मेटाबॉलाइजिंग एंजाइम्स। नाउ मेटाबॉलिज्म का मेन एम क्या था? एक ड्रग को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बायो ट्रांसफॉर्म करना ताकि वो इजीली हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए, ताकि वो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी कॉज ना करे एंड इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाए अल्टीमेटली। नाउ ये मेटाबॉलिज्म किसके थ्रू होता है? मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स के थ्रू। सो ये एंजाइम्स ड्रग को मेटाबोलाइज करते हैं, ड्रग को मेटाबोलाइट में चेंज करते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। फर्स्ट आते हैं माइक्रोसोमल एंजाइम्स, सेकंड आते हैं नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स। नाउ माइक्रोसोमल एंजाइम्स क्या होती हैं? दीज एंजाइम्स आर लोकेटेड ऑन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ये एंजाइम्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ के? लीवर के। तो लीवर तो मेन साइट है मेटाबोलाइजिंग की। सो लीवर में मेनली माइक्रोसोमल एंजाइम प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं हिपैटिक माइक्रोसोमल मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स। किडनीज में ये प्रेजेंट होते हैं, लंग्स में एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये प्रेजेंट होते हैं माइक्रोसोमल एंजाइम, मेनली लीवर में, देन किडनी, लंग्स एंड इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में। नेक्स्ट आता है एग्जांपल इसके क्या है? माइक्रोसोमल एंजाइम्स के एग्जांपल है साइटोक्रोम P450। सो ये मेन एग्जांपल्स हैं एंजाइम्स की, इनको आप याद कर लें। साइटोक्रोम P450, मोनोऑक्सीजिनेज, ग्लूकुरोनिल ट्रांसफेरेज। सो ये 3 एंजाइम्स है मेन। नाउ ये जो एंजाइम्स हैं ये किस टाइप की रिएक्शंस करते हैं, किस टाइप की मेटाबोलाइजिंग रिएक्शन करते हैं? सो दीज टाइप ऑफ एंजाइम कैटालाइज ऑक्सीडेटिव, रिडक्टिव, हाइड्रोलिटिक एंड ग्लूकुरोनिडेशन रिएक्शंस। सो ये ऑक्सीडेटिव, रिडक्टिव, हाइड्रोलिटिक एंड ग्लूकुरोनिडेशन रिएक्शंस कैटालाइज करते हैं। इन रिएक्शंस को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स। नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होती है? दीज एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्मा एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ हेपेटिक सेल्स एंड सम टिश्यूज एंड प्लाज्मा। सो ये एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर? हेपेटिक सेल्स में भी होते हैं, लीवर के सेल्स में भी होते हैं और इवन प्लाज्मा में भी ये प्रेजेंट होते हैं। सो माइक्रोसोमल एंजाइम्स एंड नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स दोनों की जो प्राइमरी साइट है वो कहाँ है? लीवर में। लेकिन माइक्रोसोमल एंजाइम लीवर में कहाँ पर है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंड नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम कहाँ पर है? साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। नाउ नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स के एग्जांपल्स क्या हैं? फ्लेवोप्रोटीन, ऑक्सीडेज, एस्ट्रेज, एमिडेज एंड कॉन्जुगेज। सो ये मेन इसके एग्जांपल है। दीज एंजाइम्स कैटालाइजेस। अब ये एंजाइम्स कौन कौन सी रिएक्शंस करते हैं? कॉन्जुगेशंस। सो जो भी कॉन्जुगेशंस होती है मेनली इन एंजाइम्स के थ्रू होती है। मैनी हाइड्रोलिटिक, बहुत सारी हाइड्रोलिटिक रिएक्शन, कुछ ऑक्सीडेशन और कुछ रिडक्शन रिएक्शंस में भी ये एंजाइम्स हेल्प करते हैं। नाउ इज फेजेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। सो फेजेस क्या है मेटाबॉलिज्म के? मेटाबॉलिज्म के बेसिकली 2 फेजेस है, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 को नॉन सिंथेटिक या फिर फंक्शनलाइजेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। फेज 2 को बोलते हैं सिंथेटिक या फिर कॉन्जुगेशन रिएक्शन। सो हम फर्स्ट पढ़ेंगे नॉन सिंथेटिक या फिर फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन। फंक्शनलाइजेशन से मतलब है इसमें हम कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐड करते हैं या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप रिमूव करते हैं। सो ये चाहे फेज 1 हो या फेज 2 रिएक्शन, इनका बेसिक जो एम है वो क्या है? ड्रग को इस फॉर्म में चेंज करना कि वो इजीली हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए। मीन अगर लिपिड सोल्यूबल ड्रग है तो उसको वाटर सोल्यूबल में चेंज करना ताकि वो इजीली यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाए। सो फर्स्ट है फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? मेटाबोलाइट में भी एक्टिव और इनएक्टिव। इसमें बेसिकली जो मेटाबोलाइट है मीन्स ड्रग को या तो एक्टिव फॉर्म में या फिर इनएक्टिव फॉर्म में चेंज किया जाता है बाय इंट्रोड्यूसिंग और अनमास्किंग अ फंक्शनल ग्रुप। या तो कोई फंक्शनल ग्रुप हम इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर उसको रिमूव करते हैं। सो कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है जिसको हम ऐड करते हैं या फिर रिमूव करते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि हाइड्रोक्साइड फंक्शनल ग्रुप,
अमाइनो फंक्शनल ग्रुप या फिर सल्फेट या फिर सल्फाइड फंक्शनल ग्रुप। सो इन फंक्शनल ग्रुप को हम या तो ऐड करते हैं या फिर रिमूव करते हैं और उसकी फॉर्म को वाटर सोल्यूबल फॉर्म में चेंज करते हैं ताकि वो इजिली हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए। सो इसमें कुछ मेन रिएक्शंस हैं। फर्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, सेकेंड इज रिडक्शन एंड थर्ड इज हाइड्रोलिसिस। सो फर्स्ट ऑक्सीडेशन, नेम से क्लियर है, हमने ये रिएक्शंस पहले भी डिस्कस की हुई है, 10th और 12th में हमने रीड की हुई है। ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन का एडिशन करना या फिर नेगेटिवली चार्ज रेडिकल का एडिशन करना, या फिर इससे ऑपोजिट क्या हो सकता है, हाइड्रोजन को रिमूव करना या फिर पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल को इंक्लूड करना। सो दिस इज ऑक्सीडेशन। तो जो ड्रग्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू हमारी बॉडी से मेटाबोलाइज होती है, एक्सक्रीट होती है, देन अल्टीमेटली वो है बार्बिटूरेट्स, इबुप्रोफेन या फिर पीसीएम और पैरासीटामोल। नेक्स्ट आता है हमारा रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, नेम से ही क्लियर है, किसी सब्सटेंस को रिड्यूस करना। सो दिस इज कन्वर्स ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन प्रोसेस से ऑपोजिट ये रिएक्शन होती है। जो एंजाइम्स ऑक्सीडेशन में यूज होते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं रिडक्शन प्रोसेस में। ड्रग्स प्राइमली रिड्यूस्ड आर वारफरिन। जो ड्रग्स रिडक्शन प्रोसेस से रिड्यूस होती है वो है वारफरिन जो कि एंटीकोगुलेंट है, क्लोरामफेनिकोल एंटीबायोटिक है। देन हमारा आता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि हम वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं। क्लीवेज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल, हम ड्रग मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं बाय एडिंग वाटर, बाय टेकिंग अप अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसमें जो ड्रग्स इन्वॉल्व होती हैं वो है कॉलिन ईस्टर्स, प्रोकेन, आइसोनियाजिड, ऑक्सीटोसिन एंड पैथिडीन ड्रग। ये सभी ड्रग्स हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू मेटाबोलाइज होती हैं। सो ये है फेज 1 या फिर फंक्शनलाइजेशन रिएक्शंस। तो जो हमने माइक्रोसोमल एंजाइम्स पढ़े थे वो मोस्टली इन रिएक्शंस में यूज होते हैं। नाउ अगर हम बात करें सिंथेटिक कॉन्जुगेशन या फिर फेज सेकेंड रिएक्शन की, सो नेम से ही क्लियर है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब है, इसमें क्या होता है, कॉन्जुगेशन ऑफ अ ड्रग और फेज 1 मेटाबोलाइट विद एन एंडोजीनियस सबस्ट्रेट। सो हम ड्रग को कॉन्जुगेट करते हैं। कॉन्जुगेट मतलब यूनाइट करते हैं या फिर लिंक करते हैं किसके साथ, एक एंडोजीनस सबस्ट्रेट के साथ। या तो ड्रग को हम एंडोजीनस सबस्ट्रेट के साथ यूनाइट या फिर कॉन्जुगेट करेंगे, या फिर फेज 1 मेटाबोलाइट को कॉन्जुगेट करेंगे एंडोजीनस सबस्ट्रेट के साथ। जो भी फेज 1 से मेटाबोलाइट निकलेगा उसको हम लिंक करेंगे या फिर कॉन्जुगेट करेंगे। सो कॉन्जुगेशन रिएक्शंस में क्या होता है, मोस्टली मेटाबोलाइट इज मोस्टली इनएक्टिवेट। इसमें मेटाबोलाइट को इनएक्टिव किया जाता है ताकि वो इजिली हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए। सो दोनों का एम यही है कि जो ड्रग है उसको इस फॉर्म में चेंज करना कि वो इजिली हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए। सो कॉन्जुगेशन सबसे पहले आता है ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन। सो ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन में क्या होता है, कॉन्जुगेशन विद ग्लूकुरोनिक एसिड। इसमें सब जो भी ड्रग है या फिर फेज 1 मेटाबोलाइट है उसको ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ कॉन्जुगेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ यूजीटी। सो यूजीटी क्या है, ग्लूकुरोनिल ट्रांसफेरेज एंजाइम। सो ग्लूकुरोनिल ट्रांसफेरेज एंजाइम की हेल्प से ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन होती है। इसका एग्जांपल है जैसे कि एस्पिरिन, मॉर्फिन और क्लोरामफेनिकोल। सो ये ड्रग्स ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन के थ्रू मेटाबोलाइज एंड अल्टीमेटली एक्सक्रीट आउट होते हैं हमारी बॉडी से। देन आता है एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन में क्या होता है, कंपाउंड्स हैविंग अमाइनो और हाइड्रोजन रेजिड्यूज। सो जिन कंपाउंड में अमाइनो या फिर हाइड्रोजन रेजिड्यूज होते हैं आर कॉन्जुगेटेड विद द हेल्प ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम्स ए। सो वो ड्रग एसिटाइल कोएंजाइम ए की हेल्प से एसिटाइलेशन के अंडर को जाते हैं। इनका एग्जांपल है सल्फोनामाइड्स एंड आइसोनियाजिड। इसी तरह से मिथाइलेशन, जैसे एसिटाइलेशन होता है, मिथाइलेशन होता है, वो ड्रग है हमारी एड्रेलिन, मिथाइलेशन के थ्रू मेटाबोलाइज होती है। देन है सल्फेट कॉन्जुगेशन, इसमें सल्फेट के साथ कॉन्जुगेट किया जाता है। इसका एग्जांपल है क्लोरामफेनिकोल ड्रग, इस तरह से होती है। देन नेक्स्ट है ग्लिसिन कॉन्जुगेशन, इसमें हमारे सैलिसिलेट्स ड्रग्स इस तरह से कॉन्जुगेट होते हैं। देन है ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन, इसमें पैरासीटामोल जो ड्रग है वो ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन के थ्रू मेटाबोलाइज होती है। सो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर आपको और डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है तो आप केटी त्रिपाठी बुक फार्माकोलॉजी की फॉलो कर सकते हैं। उन दोनों में फेज 1 फंक्शनलाइजेशन रिएक्शंस के बारे में डिटेल में दिया हुआ है एंड फेज 2 कॉन्जुगेशन रिएक्शंस के बारे में डिटेल में दिया हुआ है। नाउ लास्ट इज
फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटाबॉलिज्म। सो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं? सो फर्स्ट है एंजाइम इंडक्शन। एंजाइम इंडक्शन का मतलब होता है कि जो एंजाइम्स की ड्रग मेटाबोलाइजिंग एबिलिटी है वो इंड्यूस मीन्स इंक्रीज हो जाती है। सो इंक्रीज ड्रग मेटाबोलाइजिंग एबिलिटी ऑफ एंजाइम्स बाय सेवरल ड्रग्स एंड केमिकल्स। कुछ ड्रग्स और केमिकल्स की वजह से जो एंजाइम्स जो मेटाबोलाइज कर रहे हैं उनकी एक्टिविटी और एबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। वो क्यों हो सकती है? या तो एंजाइम की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई है, या फिर लीवर का साइज इंक्रीज हो गया, लीवर में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया है। सो अगर एंजाइम्स की जो एबिलिटी है मेटाबोलाइज करने की वो इंक्रीज हो जाएगी तो क्या इफेक्ट होगा ड्रग्स पर? जो ड्रग्स इनएक्टिव हो जाते हैं मेटाबोलाइज होकर वो बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएंगे, उनकी बायोअवेलेबिलिटी बिल्कुल कम रह जाएगी, वो एक्शन परफॉर्म करने के लिए एक्टिव नहीं रहेंगे। वेयर एज जो ड्रग मेटाबोलाइज होकर एक्टिव हो जाते हैं वो हाईली एक्टिव हो जाएंगे। सो दिस कैन बी एन इन्फ्लुएंस ऑन द ड्रग एक्शन। नेक्स्ट आता है एंजाइम इनहिबिशन। नाउ एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है? नेम से ही क्लियर है कि जो एंजाइम्स ड्रग मेटाबोलाइज कर रहे हैं, ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम, उनकी एबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। नाउ एंजाइम्स की जो ड्रग एबिलिटी है, ड्रग मेटाबोलाइजिंग एबिलिटी है वो डिक्रीज क्यों हो सकती है? फर्स्ट रीजन तो ये हो सकता है कि एंजाइम्स प्रॉपर्ली सिंथेसाइज नहीं हो रहे, वो प्रोड्यूस नहीं हो रहे, या उनकी डिग्रेडेशन ज्यादा हो रही है। क्यों हो सकती है? या तो लीवर में कोई डिसीज है, लीवर की कोई मेजर प्रॉब्लम है तो हो सकता है एंजाइम इनहिबिशन, या फिर कुछ केमिकल्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी एंजाइम इनहिबिट हो सकते हैं, या फिर डिक्रीज ब्लड फ्लो के कारण एंजाइम इनहिबिट हो सकते हैं। सो अगर एंजाइम इनहिबिशन होती है तो क्या होता है कि जो ड्रग्स मेटाबोलाइज होकर इनएक्टिव होते थे वो इनएक्टिव नहीं रहेंगे, उनकी बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। या फिर समटाइम्स क्या होता है एंजाइम इनहिबिशन में स्ट्रक्चरली सेम कंपाउंड्स, अगर दो ड्रग्स स्ट्रक्चरली सेम है तो वो सेम एंजाइम के लिए compete करते हैं एंड अल्टीमेटली एंजाइम वो इनहिबिट हो जाता है। सो देयर आर सम फैक्टर्स जो कि एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इन्वायरमेंटल केमिकल्स। नाउ इन्वायरमेंटल केमिकल्स जैसे कि पेस्टिसाइड्स, डीडीटी, इंसेक्टिसाइड्स, हैवी मेटल्स, स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सभी फैक्टर्स भी एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं या फिर एंजाइम्स को हाईली एक्टिव करते हैं। सो ये भी एंजाइम्स यूजुअली ये एंजाइम्स की एक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं। सो ये तीनों क्या है? ये केमिकल फैक्टर्स हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें फर्स्ट आता है एज। तो एज कैसे इन्फ्लुएंस करती है, कैसे अफेक्ट करती है मेटाबॉलिज्म को? अगर कोई न्यूबॉर्न बेबी है 1 और 2 मंथ्स का है, या फिर इन्फेंट है 1 ईयर तक का भी है, तो भी उसका जो लीवर है अभी तक फुली डेवलप नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स हैं वो भी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते, अच्छे से वर्क नहीं कर पाते। इसलिए न्यूबॉर्न और इन्फेंट में मेटाबॉलिज्म अभी वीक होता है, जो ड्रग्स हैं वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाते, जिसकी वजह से ड्रग्स टॉक्सिसिटी कोज कर सकते हैं इन्फेंट या फिर न्यूबॉर्न के अंदर। सिमिलरली अगर हम ओल्ड एज की बात करें, ओल्ड एज में भी लीवर का साइज रिड्यूस हो जाता है, ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है और एंजाइम्स की एक्टिविटी इनहिबिट होने लग जाती है। तो ओल्ड एज में भी मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। देन आता है हमारा डाइट भी इन्फ्लुएंस करता है। इसमें मेन फैक्टर है प्रोटीन। अगर लो प्रोटीन डाइट है तो एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट होगी, अगर हाई प्रोटीन डाइट है तो एंजाइम ज्यादा एक्टिव होंगे। सिमिलरली जो नेक्स्ट थिंग है वो है विटामिन्स। अगर विटामिन्स प्रॉपर्ली लेंगे तो एंजाइम्स की एक्टिविटी इंक्रीज रहेगी, जैसे कि विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आता है सिमिलरली अगर डाइट में अगर आपकी न्यूट्रिशन कम है, न्यूट्रिएंट्स कम है, डाइट प्रॉपर नहीं है तो एंजाइम आपकी इनहिबिशन होगी, दैट इज एंजाइम इनहिबिशन। तो एंजाइम इनहिबिशन में डाइट का भी रोल है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से एंजाइम इनहिबिट हो सकते हैं। देन आता है सेक्स डिफरेंस। सो जेंडर कैसे प्ले करता है रोल? अगर मेल और फीमेल की बात करें तो बिकॉज ऑफ सम सेक्स हार्मोन्स के वजह से जो फीमेल है उनकी मेटाबोलाइजिंग जो एबिलिटी है वो लिटिल बिट स्लो है एज कंपेयर टू मेल्स। देन आता है प्रेगनेंसी में भी जो एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है यूजुअली वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स उस टाइम रिलीज होते हैं। सो हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से एक्टिविटी डिक्रीज होती है। देन आता है डिसीज स्टेट। अगर लीवर में कोई डिसीज है, लीवर सिरोसिस है, जॉन्डिस है, सो ये सभी फैक्टर्स क्या करते हैं? एंजाइम्स की एक्टिविटी को, मेटाबोलाइजिंग एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। नेक्स्ट आता है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी एंजाइम पर अफेक्ट पड़ता है। अगर हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो रहे हैं, यूजुअली सेक्स हार्मोन्स, तो एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है।
एंड वाइस वर्सा। सो ये सभी फैक्टर्स जो हैं ये सभी एंजाइम मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं, एंड एंजाइम की जो एबिलिटी है या तो एंजाइम को इंड्यूस करेंगे या एंजाइम्स को इनहिबिट करेंगे। So if you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Also for other videos of pharmacokinetics, you can check the link in description box. Thank you for watching.